होते हैं जैसे होते हैं, ये सब प्रशासन आते हैं। तो इसको आप समझिए, 3 नाम हैं। ये है जिला मजिस्ट्रेट जिसको टीएम कहते हैं, ये है डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं ना। और ये जिलाधिकारी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीएम। बोलो डीएम। हमने पूछा है 99। ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट भी उसको कहते हैं। ये है जिलाधिकारी, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, नॉट मजिस्ट्रेट। और ये डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। इसी तीनों को अलग करना है। आज एक है, वही डीएम है, वही क्या कहते हैं कि डीओ है, और वही क्या है डीसी है। अब सवाल इससे नुकसान क्या होता है? डीएम का होता है न्याय करने वाला। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत को पुकार हुआ और क्या कहते हैं, दोनों पक्ष के वकील, चाहे राम रेणु टंडन हो और चाहे प्रेमनाथ शर्मा हो, लिए फाइल पहुंचे सरकार, कोई सरकार की तरफ से, कोई मतलब उसकी तरफ से। और उसने कहा कि फोन आ रहा, पुलिस कप्तान कह रहा, सर दंगा हो गया। अब बताओ वो डीएम देखेगा या दंगा? क्योंकि गोली चलाने का आदेश कौन देगा? पुलिस कप्तान। पुलिस कप्तान गोली नहीं चला सकता है, गोली चलाने का आदेश कौन देगा? और फिर डीएम को तो जरूरत पड़ेगी वहां जाने की। अब डीएम मुकदमा देखिएगा या वहां आदेश देने जाएगा? क्या करेगा वो? पहले दंगा रोकेगा ना, फाइल वहीं पड़ी। यही कारण है कि बाप मुकदमा दायर करता है, नाती पोते फैसला पहुंच गया जा करके किसी मुआयना करने के लिए, वही डीएम है, वही जिलाधिकारी है। तो अब आप समझ जाइए कि यही काम बाधित हो रहा। ये अनुच्छेद 50 जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था आगे चल करके अलग कर लेना। 75 साल अलग ही नहीं हुआ। 75 साल से इस देश का पढ़ा लिखा समाज, इस देश का लिखा पढ़ा समाज, दोनों बात कर रहे हैं। यानी पढ़ा लिखा समाज और लिखा पढ़ा समाज दोनों संविधान को नहीं जानता है। तो लिखा नहीं जानता है, लिखा पढ़ा समाज नहीं जानता है, तो अनपढ़ कैसे जानेगा? यानी किसी चीज को जानने के लिए बताना पड़ता है। जब तक पढ़ा नहीं जाएगा तब तक अपने आप दुनिया में कोई चीज नहीं होगी। तो अनुच्छेद 50 हो गया। फिर आगे आप आइए, 50 खत्म नहीं है। यानी आप ये समझिए, तहसील होती है, यानी तहसील पर जो है तहसीलदार बैठता है, और उसी तहसील पर नायब तहसीलदार बैठता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार नायब तहसीलदार का कार्यालय बीडीओ के पास होना चाहिए। क्योंकि एंटी नायब तहसीलदार जो है वो क्या कहते हैं, उसका कार्य क्या ब्लॉक होता है। वो नायब तहसीलदार किसी ब्लॉक का होता है, न कि तहसील का होता है। तो ब्लॉक का अधिकारी कहाँ बैठ रहा है? तहसील बैठ रहा है। कानून को कहाँ बैठ रहा है? तहसील बैठ रहा है। लेखपाल कहाँ बैठ रहा है? तहसील में बैठ रहा है। तब आपको लेखपाल को ढूंढना पड़ता है, अन्यथा लेखपाल ग्राम सचिवालय पर 10 से 5 तक अगर बैठेगा तो 10 बजे आएगा, हाजिरी करेगा 10 बजे, 5 बजे आएगा तो हाजिरी करेगा। तो दिन भर क्या करेगा वो? गांव के लोग किसी भी समय जा करके उससे पूछ सकते हैं, तो लेखपाल से खतरा खतौनी मांग सकते हैं। और आज क्या होता है, उस लेखपाल को खोजने के लिए टार्च लेकर के जाना पड़ता, कहाँ मिलेगा? होमगार्ड माने घर का रखवाला है। घर कहाँ होता है? शहर के लिए पुलिस होती है और गांव के लिए होमगार्ड होता है। लेकिन होमगार्ड आज थाना रखा रहा है, होमगार्ड आज की ड्यूटी सड़क पर लगी है, जबकि होमगार्ड की ड्यूटी होनी चाहिए ग्राम सचिवालय पर। रात में पहरा देगा, गांव में कोई घटना घटती है तो चौकीदार बताएगा फला के घर पर घटना घटी, चौकीदार के साथ 2 होमगार्ड जाएंगे। बताइए डाका और झगड़ा बंद होगा नहीं बंद होगा? क्यों? लेकिन हमें अनुच्छेद 50 का ज्ञान नहीं है, ना हमने बताया। ये मौलिक अधिकार पार्टी से बता रही है। चलो ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 45 कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी यानी क्या कहते हैं? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में लिखा गया 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सरकार देगी। लेकिन 2002 में एक बिल आता है, लोकसभा में पेश होता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में हाथ जोड़ते हैं कि मैं फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो
कहा क्या होगा? कहा हम शून्य से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का लालन पालन करेंगे। यानी जो शहरी क्या कहते हैं 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों की फ्री और अनुदान शिक्षा 1945 में थी, उसको 2002 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पास कर दिया कि हम शून्य से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का लालन पालन करेंगे। बड़ी हंसी आती है। यानी शून्य से 6 वर्ष के, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, बजट नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। ये बड़ी बड़ी सड़कें आप बनवा सकते हो। क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। ये अनुच्छेद 47 में पोषाहार दिया गया है, फ्री है, मुफ्त और चिकित्सा की व्यवस्था दी गई है, लेकिन हम चिकित्सा की बात नहीं करेंगे। 1 करोड़ रुपया दे करके MBBS बनेगा, तो जो 1 करोड़ रुपया दे करके MBBS बनेगा उसकी फीस कितनी महंगी होगी? और 1 करोड़ रुपया दे करके कौन MBBS बनेगा? आप तय कर लो, कौन लोग बनेंगे? क्या इस देश के साधारण व्यक्ति बन सकता है? 1 करोड़ रुपया है उसके पास? ये अनुच्छेद 45 और 47 है। अब चले जाए अनुच्छेद 36 पर, और 36 में भी हम केवल 5 चीजों बात करेंगे, कापर, खापर, गापर, झापर और अंगापर। देखिए 39 क्या कहता है? साफ साफ लिखा गया है कि प्रत्येक महिला और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन सरकार उपलब्ध कराएगी। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक महिला और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन सरकार उपलब्ध कराए। बहुत दिनों तक ये बिल पड़ा हुआ था, मतलब अनुच्छेद संविधान पड़ा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में पीछे हो गई कांग्रेसियों की, भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुलाया, कहा ये बताओ तुम्हारे संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक महिला पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने उपलब्ध कराया? हाथ जोड़ करके कांग्रेसी खड़े हो गए, कहे तो आई सरकार की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की पंचायत है ना। कहा कि ऐसा है कि अभी इस तरह संसाधन नहीं था कि हम करवा सकते। कहा चलो करवाओ जा करके, अब तो हो गया, अब तो 40 साल बीत गया, अब तो 40 साल पढ़ चुके हो। तब आए, कहे तब आए, कहा भाई बहुत डांट पड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ में, कुछ करना है। क्या करना है? उन्होंने कहा 365 दिन में 100 दिन की मनरेगा बनाओ। क्या बनाओ? क्या 365 दिन में 100 दिन की जो मनरेगा है जीविका का पर्याप्त साधन है? 365 दिन है, 100 दिन का काम किसी को दिया जाए, क्या उसकी जीविका का पर्याप्त साधन होगा? नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने मनरेगा नहीं किया। 1950 में काम मनरेगा दिया। 1950 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जीविका के साधन सरकार कहाँ देगी? उन्होंने चिन्हित कर दिया 39 खां में। 39 खां में क्या था? बाबा साहब ने लिखा जीविका के साधन आपको कहाँ देना है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखा गया, हम भारत के लोग कहाँ निवास करते हैं? भारत के लोग जल क्षेत्र जहाँ नदी, झील और समुद्र होता है वहाँ रहते हैं। भारत के लोग वन क्षेत्र, जंगल, पहाड़ और पठार में रहते हैं। भारत के लोग मैदानी भाग में रहते हैं। बंटवारा हो गया ना? यानी क्या कहते हैं कि जल जमीन, जल जंगल जमीन, यानी जल का मतलब है नदी के किनारे बसने वाले लोग। तो नदी के किनारे कौन बस रहा है? नदी के किनारे जो लोग बसते हैं, जाति नहीं लिखा गया, जो लोग नदी के किनारे बसते हैं। तो हम तो देखते हैं बहुतायत की संख्या में नदी के किनारे बहुसंख्यक कौन लोग हैं? खड़े हो जाए जरा। ये फूलचंद बिंद है, धर्म कर लो। ये फूलचंद बिंद है, बहुली जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी जौनपुर हैं 2024 के।
ये नदी के बैठ जाओ, नदी के किनारे बसते हैं तो इनको क्या कहते हैं कि मतलब नदी से बालू निकलती है, नदी से मोरंग निकलता है, नदी से मछली निकलती है, नदी से पानी निकलता है, तो ठेका किसको मिलेगा? अदानी को, अंबानी को, केला फ्रेश को, डालमिया को, टाटा और बिरला को? नहीं, वहाँ जो बस रहे हैं नदी के किनारे। और जंगल में चले जाइए, जंगल में आदिवासी रहते हैं। ये नक्सलवाद की समस्या, जंगल में आदिवासियों का हिस्सा ना होना, ये नक्सलवाद की समस्या है। नक्सलवाद एक दिन में खत्म होगा। जंगल आदिवासियों के को दे दो, यानी जो उनका चंदन का वृक्ष उनका है, यानी साखू सागौन उनका है, बांटो। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है जंगल से आदिवासियों को भगाओ। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम कलम नहीं दे सकते हो जंगल पर। क्यों बोलते हो अधिकार क्षेत्र की बाहरी बात? कहते सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी होती है। हम कहा कितनी बड़ी होती है? जिसको सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है उसको देश का राष्ट्रपति माफ कर देता है। कौन बड़ा है, विधायिका बड़ी है या न्यायपालिका? सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सजाए मौत दिया उसको देश के राष्ट्रपति ने क्या किया? देश का राष्ट्रपति विधायिका का होता है, वो माफ कर देता। कौन बड़ा है? कि देश की गवर्नमेंट बड़ी है। तो साथियों 39 का हुआ, 39 का हुआ।